अच्छा सर, ये आइडिया भी तो किसी ने दिया होगा ना कि ये काम बहुत अच्छा है जी, ये कर लेना चाहिए आपको। तो अब कितनी ब्रांचें हैं आपके इदारे की अगर बात की जाए तो इसकी कितनी ब्रांचें? अच्छा, क्या इसे कहा जा सकता है कि स्कूल बनाना एक कामयाब बिजनेस है? अच्छा, आपके बारे में एक तासुर ये भी है कि आप बड़े सख्त हैं स्कूल में, टीचर्स के साथ, स्टाफ के साथ आपका कोई सख्ती वाला रवैया भी होता है, इसकी खास वजह? अपना भी कुछ मार्जिन देखना होता है जी। टीचर बेचारे की सैलरी वहीं रहती है, तो ये क्या चक्कर? कि कुछ अच्छा, ना आप कुछ ऐसे इदारा पहले रखता बंदे है। हैं जिन्होंने बिल्कुल इसे मान लिया कि वाकई ऐसे होता है। पैसे की इन्वेस्टमेंट भी है ना। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और आज हमारे मेहमान हैं झंग की जानी पहचानी शख्सियत जनाब माजिद ज़मान साहब। डायरेक्टर हैं गैरिजन स्कूल सिस्टम के और रोटरी क्लब झंग सदर के सदर भी हैं। तो इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे बहुत सी सीधी सीधी बातें करेंगे आज प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से और उसके बाद रोटरी के लिए। तो वेलकम सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि स्कूल बनाने का ख्याल कब आया और स्कूल ही क्यों? शहर में बहुत से स्कूल थे तो आप भी इस जानिब आए, तो आखिर क्या ख्याल था? सबसे पहले तो अदनान नूर साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आज आपने मुझे यह मदऊ किया। जहाँ तक रहा मेरे इस प्रोफेशन का ताल्लुक़, बेसिकली मुझे ख़ुद भी मैंने कभी नहीं सोचा था। ये तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरे हाथों में किताबें पकड़ा दी और मुझे एक मुअल्लिम बना दिया। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए कोई ख़ास इस हवाले से नहीं कि मैंने कभी इस बारे में प्लान किया हो कि मैं वाकई एक स्कूल लॉन्च करूँगा। हाँ, जैसे आजकल होता है ना, बच्चे शुरू से ही सोच लेते हैं कि जनाब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या हमने ये करना है, तो आपने स्कूल का सोचा नहीं था? नहीं, मैंने इससे पहले ये नहीं था, मेरा था कि मैं कोई ना कोई बिज़नेस करूँगा और ये मेरे लिए भी एक बल्कि मैं सोचता था कि जब अगर स्कूल बनाता हूँ तो मुझे, चूँकि इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ऐसा कभी ख्याल नहीं आया मुझे। तो अच्छा सर, ये आइडिया भी तो किसी ने दिया होगा ना कि ये काम बहुत अच्छा है जी, ये कर लेना चाहिए आपको और तदरीस का अमल शुरू करना चाहिए। तो ये कैसा, किसने दिया आइडिया? कोई ऐसा दोस्त? मैं लाहौर में पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, तो उस वक्त मेरे अंकल, उनका एक इदारा जिना कैडेट स्कूल के नाम से कृष्ण नगर में, तो उनका स्कूल मुझे जाने का जब इत्तफ़ाक़ हुआ तो वहाँ से मैंने बहरहाल प्लान किया कि चूँकि वहाँ मुझे उनकी हेल्प भी मिली, मोटिवेशन भी मिली, तो फिर एक सोच आई जिसमें ये भी था, मेरे भाई चूँकि पाकिस्तान नेवी में एज ए कमांडर और मेरे जो अंकल हैं वो कर्नल रिटायर्ड हुए, तो फिर उस असना में ये प्लान हुआ कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जिसका डिसिप्लिन और कैडेट साज इदारा लॉन्च किया जाए। तो वो फिर चूँकि लड़ियाँ मिलती चली गईं और अंकल का और भाई का जो है बेसिकली ये तजवीज़ सामने आई कि ये एक इदारा झंग में हम लॉन्च करें। तो अब कितनी ब्रांचें हैं आपके इदारे की अगर बात की जाए तो इसकी कितनी ब्रांचें? हमारे 7 स्कूल्स हैं इस वक्त डिफरेंट सिटीज़ में, जिसमें झंग है, टोबा टेक्सिंग है, कबीर वाला खानेवाल जो है ना, वो मेन हमारी ब्रांच। अच्छा, क्या इसे कहा जा सकता है कि स्कूल बनाना एक कामयाब बिजनेस है? देखिए, मैं इसको बिज़नेस नहीं कहता, मैं तो इसको हमेशा वेलफेयर का नाम देता हूँ, क्योंकि मैं इससे मुंसलिक हूँ। मैं अपने इस प्रोफेशन को अच्छी तरह समझता हूँ कि अगर आप में वो वेलफेयर एलिमेंट नहीं होगा तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो यकीनन अल्लाह ताला फिर रिस्क भी देता है और इसके हलाल भी देता है। और यही वजह है कि आज आपकी माशाल्लाह 7 ब्रांचें। जी अल्लाह। और ये कितने अरसे में बनाई? ये जी हमें कोई तकरीबन जो बनी है हमारी 15 इयर्स हमें लगे, लेकिन जो स्टार्ट लिया उसको तो अब 25 इयर्स होने जा रहे हैं, जो स्टार्ट झंग से हमने लिया था। अच्छा, आपके बारे में एक तासुर ये भी है कि आप बड़े सख्त हैं स्कूल में, टीचर्स के साथ, स्टाफ के साथ आपका कोई सख्ती वाला रवैया भी होता है, इसकी खास वजह? नहीं, ऐसा कतन भी नहीं है। मैं समझता हूँ रिस्पेक्ट ऑफ द स्टाफ इज़ माई टॉप प्रायोरिटी, नॉट अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बेसिकली वो स्टाफ चाहे आपका लोअर हो, ठीक है ना, चाहे आपका टीचिंग स्टाफ हो या हेड्स हों, आप अगर उनको रिस्पेक्ट देते हैं तो मैं समझता हूँ क्वालिटी तो खुद ब खुद बन जाती है। अच्छा, तो एक तासुर सर ये भी चल रहा होता है कि आपके प्राइवेट इदारों में ख़ास तौर पर जो स्टाफ आप रखते हैं उनके पे के हवाले से काफ़ी शिकायत हमें मसूल होती हैं कि आप उन्हें बड़े थोड़े से पैसे दे रहे होते हैं, तो ये किस हद तक हकीकत है?
देखिए आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसको कतई भी डिनाई नहीं करूँगा, जो हकीकत है वो तो हकीकत है कि हमारी चूँकि फ़ीस स्ट्रक्चर से फिजिबिलिटी बनती है, आपके एक्सपेंसेस हैं और अब एक बच्चे से आप फ़ीस इतनी ले रहे हैं कि जिसमें आप समझते हैं कि आपके तमाम एक्सपेंसेस आप मीट कर जाएं और फिर ज़ाहिर है उसके बाद आपने अपना भी कुछ मार्जिन देखना होता है, तो यहाँ आके आपकी फिजिबिलिटी मुकम्मल नहीं होती। मैं समझता हूँ जो टीचर्स ऑनेस्टली मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, हम अगर उनको 1 लाख भी दे दें तो उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है। ना तो हम दे सकते हैं, ना बच्चे दे सकते हैं, ना बच्चों के वालिदैन दे सकते हैं। यकीनन अल्लाह ताला उनको ज़रूर देता है। अच्छा, मैं यहाँ फिर एक सवाल करूँगा क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ, सवाल तो मेरी आदत है। ठीक। तो आपका 1 से 7-8 इदारे बन जाते हैं, 20 बन जाते हैं, जी। टीचर बेचारे की सैलरी वहीं रहती है, तो ये क्या चक्कर है? नहीं, हर इदारे की अपनी फिजिबिलिटी होती है। चूँकि हमारे यहाँ मोस्टली बिल्डिंग्स रेंटेड होती हैं, हमें ना तो गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करती है, कोई सिंगल पैनी भी नहीं देते, तो ये सेल्फ फाइनेंस पे ही हो रहा होता है टोटली जो है ना। तो ज़ाहिर है कि जो आप एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, जो निज़ाम को चला रहा होता है उसको ज़्यादा बेटर पता होता है। जो लोग हमारे यहाँ पेरेंट्स या अदर पब्लिक बाहर बैठी होती है, वो अज्यूम करती है कि पता नहीं क्या हो कितना रहा है पैसा अंदर, कमा रहे कितना हैं, देखें जी ये तो माशाल्लाह। ये एक चीज़ें हर जगह होती हैं, हर फील्ड में होती हैं, हर प्रोफेशन में होती हैं, चाहे वो कोई भी बिज़नेस या कोई भी काम हो। आम तौर पे तासुर ये जा रहा होता है कि जाता है। पेंसिल से लेके यूनिफॉर्म और बूट तक आपके शेयर होते हैं। तो ये इसमें क्या, ये हकीकत आप मुझे आज बताएं कि क्या चक्कर है? ये ये पेंसिल ठीक से है। लेके रेजर तक के आपके शेयर चल रहे होते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि जनाब बिल्कुल टीचर्स ऐसा के लिए। ही है। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसा है कि इदारे जो हैं प्राइवेट ख़ास तौर पे, उनके एक्सपेंसेस मीट ही उस वक्त करते हैं जब उनको यहाँ से भी कुछ प्रॉफिट आता है। अच्छा, पेंसिल से भी प्रॉफिट आएगा तो आपका इदारा चलेगा, कॉपीज फीस वगैरह बुक्स से आपको। अगर मिसाल है वो खुद सेल करते हैं, अगर तो बुक सेलर्स कर रहे हैं वहाँ मार्जिन नहीं होता, ठीक है ना। अगर स्कूल खुद से कैंटीन चला रहा है तो जाहिर है उस कैंटीन को चलाने में उसके एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपने स्टाफ अपॉइंट किया होता है, सेल एंड परचेज है, पैसे की इन्वेस्टमेंट भी है ना। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि कुछ अच्छा, ना आप कुछ ऐसे इदारा पहले रखता बंदे है। हैं जिन्होंने बिल्कुल इसे मान लिया कि वाकई ऐसे होता है। नहीं तो मैंने 2-4 और लोगों के भी इंटरव्यू किए जिनका ताल्लुक स्कूलों से था, तो इस बात से बिल्कुल साइड पे बचने की कोशिश करते थे। माजिद ज़मान साहब का कमाल ये है कि इस बात को कम से कम मान तो रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ होता ज़रूर है कि मसलन पेंसिल तक का शेयर जो हो रहा होता है वो चल रहा होता है साहब। नहीं, शेयर अगर अपनी कैंटीन है तो नो डाउट कि वो इदारा अपना कुछ मार्जिन रखता है, ये उसका राइट भी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की होती है। आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट ही होता है। अगर एक इदारा, आप मेरी बात ज़रा थोड़ा सा प्लीज़, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पेरेंट्स भी मुझे देख रहे होंगे और मेरी बात उन्होंने को सुन बिल्कुल रहे होंगे। देखना है और उन्होंने आपको राय देनी है इस पे। यकीनन मैं बताना चाहूँगा, बल्कि बड़ा अच्छा है कि मुझे एक फोरम ऐसा मिल गया जहाँ मुझे कुछ कहने को मिल गया। देखिए, अगर बच्चों का इदारा, चूँकि हम समझते हैं जो इदारे में बच्चे पढ़ते हैं ये उनका इदारा उनके वालिदैन का होता है, क्योंकि उनका फ्यूचर बेसिकली उन्होंने उन एडमिनिस्ट्रेशन को दिया होता है, उन टीचर्स को दिया होता है जो बनाने जा रहे होते हैं। जिस इदारे को दिया होता है तो उस इदारे को हर तरह से उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, मॉरली भी करना चाहिए, फाइनेंशियली तो वो फीस देते हैं। जब इदारा फ्लरिश करता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं समझता हूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बेटर होती है। अगर इदारा ही बेचारा बड़ी मुश्किल से पेश दे रहा हो, अदर एक्सपेंसेस कर रहा हो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि बच्चों के साथ इंसाफ हो सकेगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा फिर आप मुझे ये बताएं कि फ़ीसें जो आप बढ़ाते हैं इस पर एक तरफ तो आपका हर कहीं शेयर चल रहा होता है प्राइवेट स्कूल वालों का, मेरी मुराद सिर्फ सर नहीं है बल्कि ओवरऑल प्राइवेट स्कूल से है कि कहीं ना कहीं शेयर चल रहा होता है बुक्स में, यूनिफॉर्म में, पेंसिलों में। उसके बावजूद जो होती हैं फ़ीसें बढ़ाई जा रही होती हैं हमेशा। तो आपके इदारे में ख़ास तौर पर फ़ीसें कब बढ़ाई जाती हैं? साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा? देखिए, ये डिपेंड करता है। अभी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और हमें चूँकि सिर्फ फ़ी ही नहीं बढ़ानी होती। आप देखें कि हमारी बिल्डिंग के जो रेंट्स होते हैं वो भी 10% बढ़ते हैं, ठीक है ना, जो ऑनर्स हैं। जी जी। अदर जो हमारे एक्सपेंसेस हैं डेली बेसिस पे
वो भी आप देख रहे होंगे कि वो भी आपको पता है महंगाई की वजह से बढ़ रहे होते हैं। इसी तरह हम अपने स्टाफ की इंक्रीमेंट्स भी लगाते हैं, हर स्टाफ की ये लगती है। तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि आपने फ़ी को एक्सटेंड करेंगे तो ज़ाहिर है इंक्रीमेंट बेहतर लगेंगी। और इदारा, क्योंकि हम परचेजिंग भी कर रहे होते हैं, कभी कंप्यूटर लैब्स, कभी साइंस के लिए, कभी कंस्ट्रक्शंस हो रही है, बहुत सारे हिडन एक्सपेंसेस होते हैं जो इदारा कर रहा होता है, जो पेरेंट्स को नहीं अंदाज़ा होता। अच्छा, लोग क्यों आते हैं प्राइवेट इदारे में, अगर ये सवाल मैं आपसे करूँ तो? इसकी कई एक वजूहात हैं। चूँकि इदारे प्राइवेट, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर इसको हैंडल कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी बहुत सारी कंपनीज़ को, अपने इदारों को प्राइवेटाइज़ कर रही है। प्राइवेटाइजेशन जो है ये पॉजिटिव गई है इंटरनेशनल लेवल पे। दुनिया में जहाँ भी प्राइवेट किया गया, चूँकि इंसान का इंडिविजुअल इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जैसे गवर्नमेंट इदारे हैं, अगर गवर्नमेंट इदारों को ही आप किसी को वो दे देते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। यही जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो आप देखें कि हम लोग अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते तो शायद इतनी मेहनत ना करते। हमें तो टाइम का पता ही नहीं होता, संडे को भी वर्किंग कर रहे होते हैं, रात को 9, 10, 11 बज जाते हैं। मुझे लगता है म्यारी एजुकेशन के लिए लोग आपके पास अपने बच्चों को भेजते हैं कि निस्बतन जो सरकारी स्कूलों से बेहतर एजुकेशन मिले और उसके बाद म्यारी माहौल एक मिले कि बच्चे का कुछ माहौल भी बदला हुआ होना चाहिए और रिज़ल्ट अच्छे चाह रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस साल की बात करें तो हमारे वासु अस्ताना के इलाके से बच्चे उठते हैं और 9th में उनका रिज़ल्ट देखें, 10th में देखें तो उनका रिज़ल्ट तमाम प्राइवेट इदारों से बेहतर आ गया। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ कि प्राइवेट इदारे में जो लोग बच्चों को भेजते? मैं ये बताना चाहूँगा कि नो डाउट प्राइवेट इदारे भी हमारे हैं। हम समझते हैं कि हमारी 2 आँखें हैं, एक गवर्नमेंट के इदारे और एक प्राइवेट इदारे। वो भी बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, वो भी हमारे इदारे हैं। कोई भी प्राइवेट इदारा है, चाहे हमारे इदारे से हट के, वो बच्चों का मुस्तकबिल भी मैं समझता हूँ हम पे डिपेंड करता है। तो बड़ी अफसोसनाक बात तो इससे पहले रही कि हमेशा प्राइवेट इदारे पीछे, गवर्नमेंट इदारे पीछे रह जाते थे और प्राइवेट आगे रहते थे। ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस बार गवर्नमेंट इदारे आगे हैं, गवर्नमेंट इदारे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन अगर देखा जाए कि किसी एक बच्चे का अच्छा रिज़ल्ट देना, मैं समझता हूँ, चूँकि तालीम से वाबस्ता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम भी मुअल्लिम, तो मेरे जहाँ नज़दीक इंडिविजुअल किसी बच्चे का रिज़ल्ट कोई मैटर नहीं करता। बेसिकली तो ओवरऑल रिज़ल्ट होना चाहिए, एवरेज रिज़ल्ट बेटर होना चाहिए। जिन इदारों के ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छे होते हैं कि अगर 100 बच्चे ने अपीयर किया तो 100 में से 90% 4th डिवीज़न ले लेते हैं, हाई 4th डिवीज़न ले लेते हैं, तो वो बेटर इदारे कहलाते हैं। अगर किसी एक इदारे ने, एक बच्चे ने पोजीशन ले ली है या टॉप कर लिया और नीचे जो रिज़ल्ट है वो डाउन आता है, तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, वो कोई इदारे की अच्छी प्रोग्रेस नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इस साइड को नहीं देख रही। मैं समझता हूँ पंजाब में अगर लिटरेसी और इदारों और एजुकेशन पे काम अगर किया जाए तो उस चीज़ को ख़ास तौर पे देखा जाए कि वो इदारे कौन कौन से हैं जो लास्ट 20 ईयर से, 15 ईयर से 100% रिज़ल्ट दे रहे हैं, एवरेज रिज़ल्ट जिनका बेटर है। एक वीक बच्चा भी अपने फाइनल एग्ज़ाम में बेटर रिज़ल्ट दे देता है। अच्छा सर, ये क्या वजह है कि हर गली मोहल्ले में स्कूल बने पड़े हैं? तो आपने कभी इस साइड पे भी फोकस किया? आपने एक प्राइवेट ऑनर एसोसिएशन स्कूल्स की भी बनाई थी और उसमें मेरा ख्याल है मकसद यही था कि स्कूलों को सबकी एक एसोसिएशन हो और उसमें ये कम से कम देखा जाए कि यार ये गली मोहल्लों में ये क्या म्यारी एजुकेशन दे रहे हैं या सिर्फ पैसा लिए जा रहे हैं? ये बात वैसे बड़ी प्यारी आपने की है और मुझे तो लगता है कि आप स्कूलिंग में काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो कर रहे हैं। देखिए, जो गली मोहल्लों के स्कूल हैं ये बेसिकली तो बनाने को कोई भी बना सकता है। हमारे यहाँ चूँकि लॉ एंड ऑर्डर कोई ऐसा है नहीं, हमारा कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ क्राइटेरियाज़ होने चाहिए, दुनिया में ऐसा नहीं होता जो हमारे यहाँ होता है। मैं उठाऊँ या कोई और उठा, पैसे थे उसके पास और स्कूल बना लिया, कॉलेज बना लिया, ऐसा कतन भी नहीं होना चाहिए। गली मोहल्लों के स्कूल्स अगर बने हैं और कुछ अर्सा चलेंगे, जब देखेंगे वालिदैन लोग के वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे रहे तो वो अपने बच्चों को निकाल लेते हैं। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निकाल के आपके पास आएंगे तो आपके पास फीसें इतनी होंगी वो दे नहीं सकेंगे। तो ये भी एक मसला है कि इसे किस तरह मैनेज किया जाए। बिल्डिंग्स म्यारी नहीं है, बिल्डिंग्स का जो मसलन आप एक छोटे छोटे घरों में स्कूल बने पड़े हैं
तो इन पे भी आपको मैं समझता हूँ कि बतौर एसोसिएशन आप कुछ वर्क करें ताकि शहर में एक तो म्यारी एजुकेशन आ सके। फिर जो छोटे स्कूल हैं इन्हें कम से कम आप जैसे सीनियर लोग गाइड करें कि आपको कैसे बनाना चाहिए। हाँ देखिए, अपने ही स्कूल से टाइम नहीं मिल रहा होता। आप देखें कि ये हुकूमत वक्त का बेसिकली काम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है कि उनको हेल्प आउट करे, उन्हें भी उनको करें, लेकिन ट्रेनिंग आपके दे। एसोसिएशन में भी ऐसे काफ़ी स्कूल हैं, उन पे भी फोकस कीजिएगा। यहाँ एक लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे माजिद ज़मान साहब के साथ। जी तो नाज़रीन, आज मेरे साथ गैरिजन के एमडी मौजूद हैं माजिद ज़मान साहब, और इनके इदारे में जो मैट्रिक के स्टूडेंट थे उनका रिज़ल्ट 100% आने पर ख्वाजा स्वीट झंग की जानिब से एक केक भेजा गया और ये केक काटते हैं इस खुशी में और उन बच्चों को मुबारकबाद भी देते हैं। और सर आपको भी मुबारक हो कि ख्वाजा स्वीट्स की जानिब से केक भेजा गया और आपका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है। तो ख्वाजा स्वीट्स के बारे में भी आपकी राय लेंगे हम कि इस पर आपकी क्या राय है। ये जी हमने केक काटा है और आप सर को ये मैं खुद पेश करूँगा। ख्वाजा स्वीट्स जी, हम तो जब से हमने होश संभाला है, इनका नाम, इनका ख़ास तौर पे जो सोन हलवा है वो तो पाकिस्तान भर में मशहूर है, ब्रांड है जी ये तो। और बल्कि जो खाता है वो दोबारा भी डिमांड करता है कि ये ड्राई फ्रूट्स में ख़ास तौर पे। तो हमें चूँकि दूसरे शहरों में देने का इत्तेफाक होता है जी जी, तो वो बाद में भी हमें याद करते हैं कि भाई वो ख्वाजा स्वीट का हलवा जो है हमें आप खिलाएं। और ये तो पहचान ये बन चुकी है पहचान हमारी बन चुकी है झंग की खास तौर और अब तो खैर ये केक्स में इतना फ्लेवर इनके हैं और इतना टेस्ट है कि मैं बाद दफ़ा खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार इतने केक वो भी झंग में बन जाते हैं। हाँ नहीं, माशाल्लाह। अब सर माजिद ज़मान साहब से हम जानेंगे कि आज हमारा जो सेट यहाँ पैराडाइज सिटी में हमने लॉन्च किया हुआ है प्रोग्राम, आपकी आवाज़ के लिए ये कैसा लग रहा है इन्हें, और पैराडाइज सिटी के हवाले से इनके रिव्यूज़ क्या है? बहुत प्यारा माशाल्लाह। हमारी झंग की डेवलपमेंट में इनका बड़ा रोल है, मैं समझता हूँ, पैराडाइज सिटी का। और ख़ास तौर पे जो इनके माशाल्लाह ऑनर्स हैं, मैंने ये देखा है कि वो लोग शहर के लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं। इन्होंने बेसिकली उनको एक एतमाद दिया है। तो ये बड़ा कम होता है कि आप अपने शहर के लोगों पे ट्रस्ट कायम कर लें। तो उसके बिहाइंड उनकी ऑनेस्टी है, डिवोशन है और क्वालिटी जो इन्होंने इस मतलब टाउन में दी हुई है। और मैं तो देखता हूँ कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और बच्चों को लेकर आते हैं, और यहाँ बड़े अच्छे स्विंग्स लगे हुए हैं और बच्चे बड़े खुश होके यहाँ पे। तो हम भी अपनी फैमिली को इधर लेकर आते हैं, हालांकि हम बिल्कुल नियर इनके रह रहे हैं ना। लेकिन ख्वाहिश सबकी यही होती है कि यार यहाँ रहना चाहिए, यहीं घर बना लेना चाहिए। बल्कि लोग कहते हैं लाइक यूरोप, और ऐसा एक प्यारा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। और मैं समझता हूँ इस तरह के और भी टाउन बनने चाहिए जहाँ इतना प्यारा एनवायरनमेंट हो। अच्छा, पैराडाइज सिटी झंग में फ़ेज़ 2 शुरू कर रहा है, तो झंग के लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी और अनकरीब फ़ेज़ 2 मिलने जा रहा है झंग वालों को। तो ये भी एक खुशखबरी है कि जो लोग पैराडाइज़ के माहौल में रहना चाहें, इतने खूबसूरत माहौल में। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ तो मैं यही कहता होता हूँ कि यार यहाँ एंटर होते ही ऐसे लगता है कि झंग में नहीं है, अगरचे झंग के करीब और झंग में है। हाँ, और इससे बेहतर सोसाइटी नहीं है कोई। नहीं माशाल्लाह, ये हमारे शहर की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खुशशाइन बात है ये। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ से पैराडाइज सिटी से मैं हूं सैयद अदनान नूर, और आज हमारे मेहमान हैं डायरेक्टर गैरिजन स्कूल सिस्टम माजिद ज़मान साहब। रोटरी क्लब झंग सदर के सदर भी हैं, तो इनसे बड़ी गपशप हो रही है और इनसे आप ये जानते हैं कि रोटरी को कैसे ज्वाइन किया और अब सदर हैं, तो इनके दौर में झंग में कोई तब्दीली होगी जो कि रोटरी बहुत से काम कर रही होती है, तो इनका जो प्रोजेक्ट है वो भी इनसे पूछते हैं। जी सर। मैं एक्चुअली 2008 में रोटरी क्लब मैंने ज्वाइन किया झंग सदर। इससे पहले मैं रोटरी क्लब जो झंग सदर है, इनके जो माशाल्लाह प्रेसिडेंट और जितने मेंबरान उनकी मैं वर्किंग देखता था कि वो अगर 2004-5 में अर्थक्वेक आया और फ्लड डिज़ास्टर्स आए तो ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये लोग सोशल वर्कर हैं और अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और एक बेलॉस होके। तो यहाँ से फिर मुझे बेसिकली कि मैं भी इसको इनको ज्वाइन करूँ। गो अपने तौर पे तो मैं इदारों में अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हम करते रहे हमेशा,
लेकिन एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, जिस प्लेटफॉर्म पे आके ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए कोई सर्विसेज दे सके और लोगों के लिए। तो इससे बेहतर कोई मैं समझता हूँ प्लेटफॉर्म नहीं मुझे मिला। एक तो ये इंटरनेशनल है इदारा और एक चैरिटी इदारा है जो सेल्फ फाइनेंस पे होता है, जिसमें आप एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट काम करते हैं कि अपनी जेब से आपने अखराजात करने हैं, कंट्रीब्यूट करना है और किसी भी प्रोजेक्ट पे आपने उसको पब्लिक के लिए लॉन्च करना है। तो 2008 में मैंने ज्वाइन करने के बाद खैर हमारे कई प्रेसिडेंट आए और हमारे क्लब की एक ख़ास बात ये है कि कभी भी प्रेसिडेंट रिवाइज़ नहीं हुआ। 36 प्रेसिडेंट आ चुके हैं और हर मेंबर ने प्रेसिडेंट बनना है और ये नहीं है कि वो दोबारा भी मेंबर बने। हाँ, दोबारा बने या 2-2 4-4 साल की तरह सियासतदानों की तरह पक्का हो जाए। हाँ, अच्छा अब ये है कि ये क्लब माशाल्लाह अब तक जंग में और जंग से बाहर अपने मुल्क के लिए बहुत काम कर चुका है। अच्छा, इसके बारे में भी तासुर है कि ये बड़े लोगों का मिल बैठने का एक बहाना है और अक्सर पैसे जो मिल बैठ के खर्च होते हैं उससे बहुत कम कहीं कोई सोशल काम पे लग रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली चूँकि रोटरी क्लब दुनिया में भी उन्हीं लोगों पे मुश्तमिल होता है जो अपनी जेब से खर्च करते हैं। देखें, अगर वेल टू डू लोग जिनके पास फाइनेंस है, ज़ाहिर है उन्होंने मिल के कंट्रीब्यूट करना है और उस प्रोजेक्ट पे लगाना है, तो ज़ाहिर है वहाँ बेचारा कोई गरीब या कम आमदनी वाला नहीं आ सकता। ये बात नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ पॉजिटिव है कि जो अच्छे लोग हैं, खुशहाल हैं, वो आके अपने लोगों के लिए खिदमत करें। अच्छा, रोटरी का जो असल मिशन है वो तो पोलियो पे काम कर रहा होता है जी। आप भी हर साल उसमें नज़र आ रहे होते हैं कि पोलियो के हवाले से आपकी अवेयरनेस कैंपेन कम अज़ कम चल रही होती है। उसके अलावा अगर देखें तो इस दफ़ा आपके टेन्योर में कौन सा आपके जहन में ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप करने जा रहे हैं? हम माशाल्लाह वैसे तो आपको हमारे झंग में पता होगा कि हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 18 हमारे झंग में लगे हुए हैं और उनकी मेंटेनेंस भी साथ साथ हो रही है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके, जिसमें सबसे अहम रोल उमर खान हमारे यहाँ कर रहे हैं उनका इसमें और बासित गिलानी हैं, हसन गिलानी हैं। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है झंग में, ख़ास तौर पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में ना। तो ये एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैचिंग ग्रांट से हुए हैं। रोटरी इंटरनेशनल और यहाँ के रोटेरियंस ने खुद पैसा कंट्रीब्यूट किया, तो इसकी मेंटेनेंस के लिए भी प्रोजेक्ट सारे हो रहे हैं, इसकी फिल्ट्रेशन और सर्विसेज के लिए भी। तो ये इंशाल्लाह मेरा एक प्लान है कि मैं इस पे काम करूँगा ख़ास तौर पे। दूसरा मेरा एक झंग के हवाले से ई लाइब्रेरी के लिए मैं एक प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं अपने झंग में ई लाइब्रेरी बनाने में कामयाब होऊंगा, चूँकि मैंने इसकी ज़रूरत महसूस की है। ई लाइब्रेरी उन स्टूडेंट्स के लिए जो ख़ास तौर पे CSS का एग्ज़ाम देते हैं, PCS का देते हैं, अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो उनके लिए बड़ा ये फ्रूटफुल है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 36 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पंजाब में, उसमें आप ये देखें 24 डिस्ट्रिक्ट पंजाब में हैं जिनको ई लाइब्रेरीज़ दी गई, जिसमें हमारा जो डिपार्टमेंट है ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ये उन्होंने लॉन्च किए और जिसमें टोबा टेक्सिंग जहाँ हमारा एक इदारा काम भी कर रहा है, मैंने वहाँ देखा कि एक बड़ा अच्छा ऑडिटोरियम बना हुआ है, उन्होंने कोई 100 सिस्टम्स दिए हुए हैं और लाइब्रेरी भी है और उनकी जो लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी है वो इंटरनेशनल लाइब्रेरी है कि अगर एक स्टूडेंट जाता है तो उसको हर तरह की नॉलेज वहाँ से मिल सकती है। और ये बड़ी अच्छी होगा अगर आप इंटरनेट से अवेलेबल नहीं है तो झंग के स्टूडेंट के लिए कम से कम ये एक बहुत अच्छी काविश होगी आपकी रोटरी क्लब की जानिब से और पता चलेगा कि आपके दौर में एजुकेशन के रिलेटेड ही काम आए। जी क्यों नहीं इंशाल्लाह। और इसमें सर हमें ये भी बताइएगा कि रोटरी क्लब झंग सदर जो है एक सेंट्रल है या 2 क्लब हैं वो कर रहा है काम, मेरा ख्याल है इस दफ़ा ब्यूटिफिकेशन के लिए भी कुछ वो करना चाह रहे हैं या प्लांटेशन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपका भी कोई साइड पे है? हाँ नहीं, हम वैसे तो जॉइंट वेंचर करते हैं। रोटरी क्लब सेंट्रल जो है डॉक्टर आरिफ हमारे जो डेंटिस्ट, आजकल अभी हमने रिसेंटली 14 अगस्त सेलिब्रेट किया और उसका भी ये एक मकसद था कि अपने मुल्क से ज़ाहिर मोहब्बत और वो
हमारा दिन एक बड़ा अहम दिन है, ताकि हमारी बच्चों को, हमारे लोगों की अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया जाए। तो वो हमने मिलके एक जॉइंट वेंचर किया। इसी तरह हम ट्री प्लांटेशंस के लिए कि 10,000 ट्रीज़ हम लगाने जा रहे हैं इंशाल्लाह विदिन 10 डेज़, और इन झंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके प्लान है हमारा। और यकीनन ये भी इस वक्त हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि पोल्यूशन को हमने इस मुल्क से पाक करना है। आखिर में मैं चाहूँगा कि झंग के लोगों के लिए ख़ास तौर पे कोई मैसेज देना चाहें, और उसके अलावा जो आपके स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आप मैसेज दे सकते हैं। टीचर्स भी आपका मैसेज सुन रहे होंगे, उनके लिए भी आप कुछ। जी, चूँकि मैं एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है, मैं अपने नौजवानों से एक बात करूँगा कि देखो, हमें ज़िंदगी में हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एम ऑफ लाइफ। हमारे यहाँ किसी स्टूडेंट का एम ऑफ लाइफ नहीं है। अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपका एम ऑफ लाइफ क्या है, तो ही हम बिकम अ डॉक्टर, हम बिकम अ इंजीनियर। देखिए, नो डाउट इट्स अ फ्यूचर प्लान ना, नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ। एम ऑफ लाइफ मैं समझता हूँ लिव फॉर अदर्स, हमें दूसरों के लिए जीना है। मैं समझता हूँ कि हमें खिदमत खल्क करनी है, हमें अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छा करना है। तो जब आप अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छा करेंगे, तो मैं समझता हूँ इन नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पे आने वाली हमारी नस्ल, हमारा मुस्तकबिल, कि अल्लाह ने वादा किया है हम सब से ना, क्या मेरे बंदे तुम मेरी मखलूक के साथ अच्छा कर, मैं तेरे साथ अच्छा करूँगा। जब हमारे रब ने हमसे ये वादा कर लिया, तो क्यों ना हम हर वो काम करें जिसमें अच्छाई हो, और अपनी अल्लाह के अहकामात पे अमल करें। तो कामयाबी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया, और हमारी सच्ची और खरी बातों का जवाब भी बिल्कुल खुले दिल से दिया। तो आपके ममनून हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।